खासा खतरनाक पिस्टल है ये। तनवीर ने हाथ में पकड़े हुए पिस्टल को उलट पुलट कर इस तरह देखते हुए कहा जैसे वो उसकी कारकर्दगी पर हैरान हो रहा हो। इसे संभाल कर रख लेना, तुम्हारी शादी पर कम से कम आतिशबाजी का खर्चा तो बच जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर और उसके साथी जैसे होश में आ गए। अरे शकील, तुम्हारी पट्टियों से खून रिस रहा है, इधर आओ, लेट जाओ, शायद टांके खुल गए हैं। सफदर ने कैप्टन शकील का बाजू पकड़ते हुए कहा। तनवीर अगर आज फुर्ती ना दिखाता तो मुनकर नकीर को लगाने पड़ते ये टांके। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, तुमने टेलीफोन सेट पहनकर उस खौफनाक पिस्टल को बेकार किया तो हमें हरकत में आने का मौका मिला। तनवीर ने फौरन ही जवाब देते हुए कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। वो तनवीर की फितरत जानता था कि वो हर मामले में खरा और सीधा आदमी था। अरे मैंने तो उसे टेलीफोन दिया था कि चलो मरने से पहले फोन पर ही किसी को वसीयत लिखवा दो, इमरान ने कहा और कमरे में हल्के से कह कहे गूंज उठे। आपके उस कब्र वाले इशारे ने तो हमें चौकन्ना कर दिया था, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर कैप्टन शकील को बेड पर लिटाकर वो आगे बढ़ा और उसने फर्श पर गिरे हुए फोन को उठाकर उसे बेड पर रखा, लेकिन रिसीवर का एक हिस्सा टूटकर बेकार हो चुका था। ये बेचारा तो गया काम से, अब मुझे खुद जाकर किसी को बुलाना पड़ेगा ताकि कैप्टन शकील के जख्मों पर बैंडेज की जा सके, सफदर ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ा। अरे ऐसी भी क्या बात है, सिर्फ क्रेडल को 2-3 बार दबाओ, कोई ना कोई आ जाएगा, बातचीत ही ना हो सकेगी, इशारा तो मिल जाएगा, इमरान ने कहा और सफदर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और फिर उसने क्रेडल बार बार दबाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर दाखिल हुई, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखती हुई बाहर को दौड़ गई। जाहिर है सामने फर्श पर पड़ी हुई 4 सियाह लाशें देखने के बाद उसका यही रद्द-ए-अमल होना चाहिए था। अब कॉल मुकम्मल हो गई, इमरान ने नर्स को चीख कर वापस जाते हुए देखकर कहा और सफदर और तनवीर दोनों ही हंस पड़े। और वाकई चंद लम्हों बाद 6-7 डॉक्टर और 4-5 नर्सों के अलावा 2 मुसल्लह अफराद दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। वो भी टटक कर उन लाशों के पास रुक गए। ये कौन है, क्या हुआ इन्हें? एक डॉक्टर ने हैरत भरे लहजे में लाशों की तरफ इशारा करते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा, जहन्नुम के फरिश्ते थे, अपनी ही आग में जल मरे। मेरे साथी के जख्मों के टांके शायद टूट गए हैं, तुम उसकी फिक्र करो और जरा नॉर्मन को भी बुलवा दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और एक मुसल्ला आदमी तेजी से बाहर निकल गया, जबकि बाकी डॉक्टर कैप्टन शकील की तरफ लपक पड़े। कर्नल कॉट्रो अपने मखसूस दफ्तर में बैठा हुआ एक फाइल के मुताले में मसरूफ था कि पास पड़े हुए सुर्ख रंग के टेलीफोन की घंटी बज उठी। कर्नल कॉट्रो ने चौंक कर पहले टेलीफोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल कॉट्रो ने कहा। कर्नल, नाराक से 10 की कॉल है, दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। ओ यस, मिलवाओ, कर्नल कॉट्रो ने चौंक कर कहा, क्योंकि 10 एक्रीमिया में वाटर पावर का मुखबिर टाइप एजेंट था। चूंकि कई दिनों से कर्नल लॉज, जर्मी और राकली तीनों में से किसी की कॉल ना आई थी और ना ही मखसूस फ्रीक्वेंसी पर कर्नल लॉज से राब्ता हो रहा था, इसलिए कर्नल कॉट्रो ने 10 को कॉल करके हुक्म दिया था कि वो इन तीनों के बारे में तफसीलात मालूम करके उसे रिपोर्ट करे। और अब उसकी कॉल आई थी। हेलो हेलो, 10 स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद रिसीवर से एक मर्दाना आवाज उभरी। यस 10, कर्नल कॉट्रो अटेंडिंग, क्या रिपोर्ट है? कर्नल कॉट्रो ने सपाट लहजे में कहा। कर्नल, बड़ी अजीब खबरें हैं आपके लिए। कर्नल लॉज, राकली और जर्मी तीनों हलाक हो चुके हैं, दूसरी तरफ से 10 ने कहा। तो कर्नल कॉट्रो तकरीबन कुर्सी पर उछल सा पड़ा। क्या कह रहे हो 10? क्या तुम नशे में तो नहीं हो? कर्नल कॉट्रो ने इस बार इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूं कर्नल, आप मेरी आदत जानते हैं, जब तक मैं हर बात की तस्दीक ना कर लूं और उसकी मुकम्मल गहराई तक ना पहुंच जाऊं, उस वक्त तक रिपोर्ट नहीं किया करता, 10 ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। तफसील बताओ, कर्नल कॉट्रो ने होंठ चबाते हुए कहा, क्योंकि वो जानता था कि 10 में वाकई यही खुसूसियात है। बॉस, मैंने 3 दिन लगाकर ये तफसीलात हासिल की हैं। इन तफसीलात के मुताबिक कर्नल लॉज ने अपने ग्रुप की मदद से राकली और जर्मी। दोस्तों, ब्लैक पागोस का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। दोनों को उनकी रिहाइश गाहों पर गोली मरवाकर हलाक करा दिया। इसके बाद उसने उन पाकिस्तानियों की तलाश शुरू कर दी। इसके लिए उसने अपने एक खास आदमी जैगर को इस्तेमाल किया। जैगर ने उन पाकिस्तानियों को एक प्राइवेट अस्पताल के किसी तहखाना नुमा मखसूस कमरे में तलाश कर लिया। यह अस्पताल एक शख्स नॉर्मन की जाती मिल्कियत है और नॉर्मन के मुतालिक इत्तला ये है कि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए अक्सर काम करता रहता है। उस तहखाने तक रसाई तकरीबन नामुमकिन थी, मगर कर्नल लॉज ने अपने ग्रुप की मदद से
अस्पताल के 4 डॉक्टरों को अगवा किया और फिर खुद उनके मेकअप में वो असला लेकर वहां पहुंच गया। कर्नल लॉज ने जाते वक्त खुशी से तौर पर अपने ग्रुप के असला खाने से 1130 रेस पिस्टल भी मंगवाया। फिर बाद में उनके कोयला बनी हुई लाशें भी सड़क पर पड़ी दस्तयाब हुई। उसकी हालत बता रही थी कि वो लोग उस 1130 रेस पिस्टल का ही शिकार बने हैं। कर्नल लॉज की मौत की इत्तला मिलते ही उसका पूरा ग्रुप बिखर गया और जिस जिसके हत्थे जो कुछ चढ़ा वो ले उड़ा, क्योंकि कर्नल लॉज ने अपने मातहतों में से किसी ऐसे आदमी को ना रखा था जो उसके बाद उसके ग्रुप को कंट्रोल में रख सकता। इस तरह कर्नल लॉज ग्रुप के किसी आदमी ने कर्नल लॉज के इंतकाम लेने का सोचा तक नहीं। बहरहाल ये इत्तलात कंफर्म होते ही मैंने सोचा कि उन पाकिस्तानियों के बारे में भी मालूमात हासिल कर लूं, क्योंकि आपने बताया था कि कर्नल लॉज, राकली और जर्मी तीनों के जिम्मे इन पाकिस्तानियों के खात्मे का ही मिशन लगाया गया था और लाजमन कर्नल लॉज और उसके साथियों को इन्हीं पाकिस्तानियों ने ही हलाक किया होगा। मेरी इंक्वायरी के नतीजे में ये मालूम हुआ है कि वो पाकिस्तानी आज सुबह ही अस्पताल से फारिग कर दिए गए थे, क्योंकि उनके जख्म ठीक हो गए थे। नॉर्मन भी गायब था। बहरहाल मैंने नॉर्मन को तलाश किया तो मालूम हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ एयरपोर्ट गया हुआ है। मैं जब एयरपोर्ट गया तो वो वहां मौजूद ना था। अभी 1 घंटा कबल मुसलसल भाग दौड़ के बाद मुझे इत्तला मिली कि नॉर्मन को एक क्लब में देखा गया है। मैं वहां गया और फिर वहां नॉर्मन की मौजूदगी कन्फर्म हो गई। मैंने अपने साथियों से कनेक्ट किया और उस नॉर्मन को अगवा करके एक सुनसान मकाम पर ले गया। वहां बेपनाह तशद्दुद के बाद आखिरकार नॉर्मन ने जबान खोल दी। उसने बताया है कि 4 पाकिस्तानियों का वो ग्रुप, जिसका सरबराह अली इमरान नामी नौजवान है, ब्लैक पागोस गए हैं, लेकिन मजीद तफसीलात बताने से पहले वो मर गया, क्योंकि तशद्दुद की वजह से वो शदीद जख्मी था और ये बातें भी उसने नीम बेहोशी की कैफियत में बताई थी। उसके बाद मैंने एयरपोर्ट पर ब्लैक पागोस जाने वाली उस दिन की फ्लाइट चेक की। उस रोज ब्लैक पागोस एक ही फ्लाइट नाराक से गई थी। उसमें 112 अफराद सवार थे, जो सबके सब एक्रीमियन थे, जिनमें 40 औरतें और बाकी मर्द हैं। इससे जाहिर है कि ये पाकिस्तानी एक्रीमियन मेकअप और कागजात के साथ वहां गए होंगे। 10 ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, क्या ये बात यकीनी है कि वो ब्लैक पागोस गए हैं? उन्होंने तो ग्रूटलैंड जाना था। कर्नल कॉटरो ने होठ चबाते हुए कहा। उस नॉर्मन ने बेहोशी के आलम में यही कुछ बताया था। 10 ने जवाब दिया, ठीक है, वैसे तुम वहीं उनकी तलाश जारी रखो और सुनो, सेंट लॉन्स में एक फर्म डबलर से भी राब्ता रखो, क्योंकि उन्होंने ग्रूटलैंड जाने के लिए मखसूस साजो सामान का ऑर्डर डबलर को दिया हुआ है। हो सकता है ये ब्लैक पागोस वाली खबर गलत हो। कर्नल कॉटरो ने कहा, ठीक है, मैं आज ही उस पॉइंट पर काम शुरू कर देता हूँ, 10 ने कहा और कर्नल कॉटरो ने ओके कहकर रिसीवर रखा और खामोश बैठा मुसलसल होठ काटता रहा। 10 की उस इत्तला ने कि इमरान और उसके साथी ब्लैक पागोस गए हैं उसके ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया था, क्योंकि वाकई वाटर पावर का हेडक्वार्टर ब्लैक पागोस में ही था और इस वक्त कर्नल कॉटरो ब्लैक पागोस में वाकई हेडक्वार्टर में ही बैठा हुआ था। लेकिन ब्लैक पागोस में वाटर पावर के हेडक्वार्टर के बारे में सिवाय वाटर पावर के डायरेक्टरान और चीफ के अलावा और किसी को इल्म न था। हत्ता कि इसराइल के सदर तक को भी इस बात का इल्म न था कि वाटर पावर का हेडक्वार्टर ब्लैक पागोस में है। खुद कर्नल कॉटरो को चीफ बनने से पहले हेडक्वार्टर के महले वकू का इल्म न था। वो भी तब तक यही जानता था कि हेडक्वार्टर ग्रूटलैंड में बर्फानी समंदर के अंदर कहीं वाक़ है। वैसे यहाँ आकर उसने यही देखा था कि यहाँ ट्रांसमीटर का ऐसा डॉजिंग सिस्टम नस्ब है कि अगर ट्रांसमीटर कॉल को किसी भी मशीन से चेक किया जाए तब भी मशीन ने यही बताना था कि ट्रांसमीटर कॉल का रिसीविंग मरकज ग्रूटलैंड में है। इस तरह यह हेडक्वार्टर पूरी दुनिया की नज़रों से ओझल था। वैसे भी यह हेडक्वार्टर ब्लैक पागोस के इंतहाई दुश्वार गुजार और घने जंगलों के नीचे ज़ेर ज़मीन बनाया गया था, जहाँ किसी इंसान का गुजर मुमकिन ही ना था और हेडक्वार्टर को तैयार करने वाले सारे आदमियों को बाद में हलाक कर दिया गया था। यहाँ हेडक्वार्टर में भी सारा निज़ाम ऑटोमेटिक मशीनों पर मुश्तमिल था। सिर्फ कुछ अफराद मुस्तकिल तौर पर हेडक्वार्टर में रहते थे। उन्हें भी सिर्फ 1 महीने में एक बार एक एक करके आबादी तक जाने दिया जाता था। उनमें से एक मियाँ बीवी का जोड़ा था जो दोनों मकामी थे, बाकी सब मर्द थे और दूर दराज के इलाकों से यहाँ आए थे। हेडक्वार्टर में ऐसा निज़ाम मौजूद था कि अगर उन 10 अफराद में से कोई बाहर जाता तो उसकी एक एक हरकत और उसकी ज़ुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ बाकायदा चेक होता था। इस तरह से इस हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर महफूज कर दिया गया था। लेकिन अब ये 10 बता रहा था कि इमरान और उसके साथी ब्लैक पागोस आए हैं। इसका तो यही मतलब निकलता था कि उन्हें लाजमन किसी तरह से ये इत्तला मिल गई है कि वाटर पावर का हेडक्वार्टर ग्रूटलैंड की बजाय ब्लैक पागोस में है। और अब वो बैठा यही सोच रहा था कि वो किस तरह इन्हें ब्लैक पागोस में ट्रेस करके उनका खात्मा करा सके। वाटर पावर का कोई एजेंट
या नुमाइंदा या कोई जैली तंजीम ब्लैक पागोस में सिरे से मौजूद ही न थी और न ही कभी इसकी जरूरत पड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और फिर एक नंबर प्रेस कर दिया। यस, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। गुड मैन, मेरे दफ्तर में आ जाओ, कर्नल ने तेज लहजे में कहा। यस कर्नल, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और कर्नल कॉटो ने रिसीवर रख दिया, लेकिन उसकी फराक पेशानी पर शिकने वैसे ही मौजूद थी जो उसके जहनी उलझाव का पता देती थी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक उद्धड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये गुडमैन था जो कि सप्लाई शोबे का इंचार्ज था और यहाँ आने से पहले एक मारूफ और बदनाम स्मगलर तंजीम का सरगर्म कारकुन भी रहा था। बैठो गुडमैन, कर्नल ने मेज की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और गुडमैन कुर्सी पर बैठ गया। गुडमैन, एक प्रॉब्लम यहाँ ब्लैक पाकोस में हेडक्वार्टर के लिए पैदा हो गया है, तुम इस सिलसिले में कोई मशवरा दो, कर्नल ने कहा। कैसी प्रॉब्लम बॉस? हेडक्वार्टर तो ठीक ठाक है, गुडमैन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। प्रॉब्लम हेडक्वार्टर के अंदर नहीं है बल्कि बाहर है, कर्नल कॉटरो ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, कैसी प्रॉब्लम बॉस? आप कुछ तफसील बताएंगे तो मुझे इल्म होगा। गुडमैन के लहजे में अब बेचैनी के आसार थे। गुडमैन, तुम्हें मालूम है कि हमारा ग्रेट बॉल वाला मिशन नाकाम हो गया था, हालांकि इस मिशन पर वाटर पावर का मुकम्मल तौर पर इन्हिसार था, कर्नल कॉटरो ने कहा। यस बॉस, ये वाटर पावर की इंतहाई खौफनाक नाकामी थी और इस नाकामी की वजह से साबिका चीफ बॉस को भी मौत की सजा दी गई थी, गुडमैन ने जवाब दिया। जिस पार्टी ने यह मिशन तबाह किया था उसका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। इंतहाई खौफनाक और तेज तर्रार एजेंट हैं और जिनका सरबराह एक मस्करा सा नौजवान है जिसका नाम अली इमरान है। अली इमरान बज़ाहिर एक मस्खरा और अहमक सा आदमी है, लेकिन दर हकीकत वो दुनिया भर के मुजरिमों के लिए एक दहशत बना हुआ है। वाटर पावर को जब इत्तला मिली कि वो ग्रेट बॉल के पीछे लग गया है तो वाटर पावर के हेडक्वार्टर की फाइलें बताती हैं कि साबिका चीफ ने उसे मारने की हर मुमकिन कोशिशें की। बेशुमार तंजीमों ने उसका रास्ता रोका, लेकिन वो सबका खात्मा करके आखिरकार ग्रेट बॉल को तबाह करने में कामयाब हो गया। वैसे तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस सारी, लेकिन खुसूसन ये आदमी अली इमरान पूरी दुनिया में यहूदियों का नंबर 1 दुश्मन ख्याल किया जाता है। उसने इसराइल में बार बार हमला करके इसराइल को हमेशा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है और इसराइल की तमाम तंजीमें हमेशा उसके मुकाबले में नाकाम रही हैं। बहरहाल ग्रेट बॉल की तबाही के बाद अली इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने वाटर पावर के हेडक्वार्टर की तबाही का मिशन सामने रख लिया, लेकिन हेडक्वार्टर के मुतालिक चूंकि किसी को इल्म ना था कि वो कहाँ है, सब यही समझते हैं कि एक ग्रूटलैंड में है, इसलिए हमें हेडक्वार्टर की तो परवाह ना थी। लेकिन वाटर पावर के डायरेक्टरान का यह मुत्तफ़क़ा फैसला था कि उस अली इमरान को हर सूरत में हलाक होना चाहिए। उसकी मौत ग्रेट बॉल की नाकामी की किसी हद तक तलाफी कर सकती है और साथ ही ये भी तय पाया कि जब तक कम अज कम अली इमरान हलाक नहीं हो जाता वाटर पावर कोई बड़ा मिशन शुरू ना करेगा। चुनांचे ये तय पाया कि वाटर पावर की तमाम तवानाइयाँ उस शख्स की हलाकत पर सर्व की जाएंगी। चुनांचे मैंने चार्ज संभालते ही पूरी दुनिया के एरिया चीफ्स की खुसूसी मीटिंग नाराक में कॉल की और उन सबको इमरान की दस्तयाब फाइलें मुहैया कर दी गई और उन्हें हुक्म दे दिया गया कि वो अपने अपने एरिया में खुसूसी तंजीमें तैयार कर ले। लेकिन ये लोग ग्रेट बॉल की तबाही के बाद दस्तयाब ना हो रहे थे। एक इत्तला मिली कि इमरान जैसे शख्स को सेंट लॉस में देखा गया है। उसका ताल्लुक बज़ाहिर अक़वाम मुत्तहिदा के किसी साइंसी मिशन से था और ये मिशन ग्रूटलैंड जा रहा था। उसने सेंट लॉस की एक फर्म डबलर को ग्रूटलैंड में काम आने वाले मखसूस साजो सामान का भी ऑर्डर दिया था, लेकिन वो वहां अकेला था, उसका कोई साथी नजर न आया। इस पर मैंने 3 मारूफ प्राइवेट सीक्रेट एजेंटों की एक टीम बनाई जिसके जिम्मे ये ड्यूटी लगाई कि वो जाकर सेंट लॉस में उसे चेक करे और अगर ये वाकई इमरान है तो उसे हलाक करने की कार्रवाई करे और अगर ये हलाक ना हो तो फिर उसकी रिपोर्ट करे ताकि ये जिस भी एरिया में जाए वहां उसका मुकाबला किया जा सके। उस टीम ने इत्तला दी कि उन्होंने इस बात की तो तस्दीक कर ली है कि ये इमरान है, लेकिन उनके हमलों से ये बचकर निकल गया और नाराक आ गया। ये टीम उससे पहले नाराक पहुंच गई और उसने एयरपोर्ट पर उस पर फायर खोल दिया। उस इमरान के साथ 3 और साथी भी थे, लेकिन ये हलाक ना हुए बल्कि सिर्फ जख्मी हुए। उसके बाद ये अस्पताल से भी गायब हो गए। वो एजेंटों की टीम उन्हें ट्रेस कर रही थी, लेकिन कई दिनों से उनके साथ राब्ता ना हो रहा था। उस पर मैंने नाराक में वाटर पावर के एक मुखबिर 10 की ड्यूटी लगाई कि वो हालात को चेक करके रिपोर्ट दे और अभी थोड़ी देर पहले उसकी रिपोर्ट आई है कि जिन 3 सीक्रेट एजेंटों की टीम इमरान के खात्मे के लिए काम कर रही थी वो तीनों हलाक कर दिए गए हैं। उसके बाद उस 10 ने जब मजीद तहकीक की तो इमरान का एक नाराकी साथी उसके हत्थे चढ़ गया जिस पर तशद्दुद किया गया।
तो उसने बताया कि इमरान और उसके 3 साथी नाराक से एक फ्लाइट के जरिए ब्लैक पागोस गए हैं। उससे ज्यादा वो आदमी ना बता सका और मर गया। ये फ्लाइट अब से 4-5 घंटे पहले यहाँ पहुंच चुकी होगी। इसका मतलब है कि उस इमरान को किसी तरह ये मालूम हो गया है कि वाटर पावर का हेडक्वार्टर ग्रूटलैंड में नहीं बल्कि ब्लैक पागोस में है। बहरहाल वो एक्री में मेकअप में यहाँ पहुंचे हैं। वैसे ये लोग मेकअप के इंतहाई माहिर भी है, इसलिए हो सकता है उन्होंने यहाँ आकर मेकअप बदल लिया हो। अब मसला ये है कि इन्हें यहाँ ब्लैक पागोस में हलाक किया जाना इंतहाई ज़रूरी है, वरना ये शैतान सिफत लोग हो सकता है हेडक्वार्टर को ट्रेस करके यहाँ पहुँच जाए। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ ब्लैक पागोस में वाटर पावर का ना ही कोई एजेंट है और ना कोई जैली तंजीम। हम लोग हेडक्वार्टर से बाहर जा नहीं सकते, वरना मैं खुद बाहर जाकर उनका खात्मा कर देता। अब तुम बताओ कि उन्हें किस तरह ट्रेस किया जाए और किस तरह उनका खात्मा किया जाए। ये है प्रॉब्लम जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। कर्नल कॉटरो ने पूरी तफसील और पस मंजर गुडमैन के सामने वजाहत से बयान करते हुए कहा, ताकि गुडमैन को प्रॉब्लम की सही अहमियत का पूरी तरह एहसास हो सके, क्योंकि उसकी नज़र में गुडमैन ही ऐसा आदमी था जिसके वसी ताल्लुकात ब्लैक पागोस की आबादी वाले हिस्से के लोगों से थे। क्योंकि बुनियादी तौर पर गुडमैन ब्लैक पागोस का ही रहने वाला था। उसके आबा व अजदाद किसी ज़माने में स्मगलिंग के सिलसिले में यहाँ आए होंगे और फिर मुस्तकिल तौर पर यहीं आबाद हो गए थे। उसकी बीवी भी हेडक्वार्टर में काम करती थी। ओह, वाकई ये तो इंतहाई प्रॉब्लम है बॉस। लेकिन अगर हम खामोश रहें तो यहाँ शहर में तो किसी को मालूम नहीं है कि वाटर पावर का हेडक्वार्टर यहाँ है, और अगर है तो कहाँ है। और हेडक्वार्टर की साख्त ऐसी है कि यहाँ गलत आदमी किसी तरह दाखिल ही नहीं हो सकता। मजीद एहतियात के लिए इसे मुकम्मल तौर पर सील भी किया जा सकता है। हमारे पास 6 महीने की सप्लाई मौजूद है। जाहिर है वो लोग यहाँ टकरे मारने के बाद आखिरकार बेनील वो मराम वापस चले जाएंगे। गुडमैन ने कहा, मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन उस इमरान की फाइल बता रही है कि ये शख्स कभी आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटा। अब तुम खुद देख लो कि दुनिया भर में सिवाय चंद अफराद के सिवा किसी को भी मालूम नहीं कि हेडक्वार्टर ब्लैक पागोस में है, लेकिन उसे मालूम हो गया है। इसलिए हो सकता है कि हम हेडक्वार्टर को सील करके मुतमईन होकर बैठ जाए और ये आदमी नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए अचानक हमारे सरों पर आन पहुंचे। कर्नल कॉटरो ने कहा, हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो फिर बॉस, क्यों ना किसी भी एरिया से आदमी यहाँ मंगवा लिए जाए जो उन्हें ट्रेस करके उनका खात्मा कर दे। गुडमैन ने कहा, नहीं, इस तरह बाहर के लोगों को भी ये मालूम हो जाएगा कि वाटर पावर का हेडक्वार्टर कहाँ है, और ये बात हेडक्वार्टर की सलामती के लिए इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकती है। वाटर पावर ने एक दिन पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी है, और तुम जानते हो कि इस मिशन के दौरान पूरी दुनिया की हुकूमतें हमारे खिलाफ बहरहाल उठ खड़ी होंगी। और अगर उन्हें मालूम हुआ कि हेडक्वार्टर यहाँ है तो ये सुपर पावर्स यहाँ हाइड्रोजन बम गिराने से भी दरेग ना करेंगे। और दूसरी बात ये कि बाहर से आने वाले बहरहाल यहाँ अजनबी होंगे, इसलिए वो आसानी से मार्क कर लिए जाएंगे। और हो सकता है कि ये इमरान किसी शक की बिना पर यहाँ आया हो, और इस तरह वो कन्फर्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि उसे असल बात की हवा भी ना लगे और उसका खात्मा भी हो जाए। कर्नल कॉटरो ने कहा, ठीक है बॉस, आप ऐसा करें कि मुझे और मेरी बीवी दोनों को यहाँ से बाहर भिजवा दें और हेडक्वार्टर सील कर दें। शहर में एक ग्रुप ऐसा है जिसका चीफ किंग डॉग मेरा बेहतरीन दोस्त है, और ये ग्रुप स्मगलिंग के साथ साथ गुंडागर्दी और कत्ल व गारत में पूरे ब्लैक पागोस में सबसे आगे है। मैं उसके जिम्मे ये मिशन लगा दूंगा और उसे भारी रकम मुआवजे के तौर पर दे दूंगा। मुझे यकीन है कि किंग डॉग उसे एक दिन में ट्रेस भी करेगा और हलाक भी कर देगा। इसका ग्रुप यहाँ के एक एक आदमी से अच्छी तरह वाकिफ है। गुडमैन ने कहा, नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। हो सकता है जब ये किंग डॉग उनके खिलाफ हरकत में आए तो वो मालूम कर ले कि किंग डॉग को तुमने हायर किया है, और अगर उन लोगों ने तुम्हें काबू कर लिया तो फिर हेडक्वार्टर के तमाम रास्ते और अंदरूनी निज़ाम मालूम कर लेंगे। उसकी कमजोरियां भी उनके सामने आ जाएंगी। इस तरह हेडक्वार्टर मुकम्मल खतरे में होगा। अलबत्ता ये हो सकता है कि तुम या तो यहाँ से उस किंग डॉग से बात करो या फिर एक रोज के लिए जाओ और उसे हायर करके और इमरान के बारे में तफसीलात और साथ ही रकम देकर वापस आ जाओ। फिर उससे वायरलेस फोन के जरिए राब्ता रखो। कर्नल कॉटरो वाकई हेडक्वार्टर के बारे में जरूरत से ज्यादा ही मोहतात था। बॉस, आप खौमाखा वहम में पड़ रहे हैं। अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता, और अगर बफर्ज महाल ऐसा हो जाए तो शायद अभी आपके इल्म में ये बात नहीं है कि हेडक्वार्टर को महफूज रखने के लिए शुरू से ही ऐसा इंतजाम किया गया है कि यहाँ मुस्तकिल रहने वालों के जिस्मों में ऑपरेशन के जरिए एक ऐसा कंप्यूटर बम रखा गया है कि जैसे ही कोई आदमी वाटर पावर के हेडक्वार्टर के बारे में कोई बात मुंह से निकालने लगेगा, ख्यालात की लहरें उस बम को चार्ज कर देंगी और बम फट जाएगा, और जाहिर है उस आदमी के जिस्म के पुर्जे उड़ जाएंगे।
सिवाय चीफ बॉस के बाकी यहाँ मौजूद हर शख्स मुझ और मेरी बीवी समेत सबके जिस्मों में शुरू से ही बम फिट है। इसलिए आप इस तरफ से तो बेफिक्र रहें कि मैं या मेरी बीवी वाटर पावर के बारे में किसी को कुछ बता सकेंगे। मेरी बीवी पाडला को तो सिरे से ही किसी बात का इल्म ना होगा। मैं तो उसे यही कहूँगा कि मेरी तबीयत खराब है और मैंने आपकी मिन्नत करके तवील रुखसत ले ली है, वो भी चूंकि यहीं के रहने वाली है, इसलिए वो तो अपने रिश्तेदारों को मिलने मिलाने में मसरूफ रहेगी। लेकिन इस तरह किंग डॉग की तमाम कार्रवाई हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहेगी। मैं खुद ही उन लोगों को ट्रेस करता रहूंगा, लेकिन खुद सामने आने की बजाय कार्रवाई किंग डॉग के जरिए ही कराऊंगा। आप मुझ पर एतमाद करें, मैं उनकी लाशें हर सूरत में आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। गुडमैन ने कहा, ओ वाकई मुझे इस जिस्मानी सिस्टम के बारे में कोई इल्म नहीं है। ये कौन सी फाइल में है? पहले मैं इसे चेक कर लूं ताकि मेरी पूरी तसल्ली हो जाए। कर्नल कॉटरो ने कहा, ये A1 फाइल में है जनाब। गुडमैन ने जवाब दिया, अच्छा इतनी पुरानी फाइल है, मेरी नज़रों से नहीं गुजरी कभी। कर्नल कॉटरो ने कहा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस बॉस, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। A1 फाइल फौरन मुझे भेजो, कर्नल कॉटरो ने सख्त लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की एक फाइल उठाए अंदर दाखिल हुई। उसने फाइल अदब से कर्नल के सामने रखी और फिर वापस चली गई। कर्नल कॉटरो ने फाइल खोली और उसके मुताले में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद उसने एक तवील सांस लेते हुए फाइल बंद कर दी। ठीक है, अब मेरा इत्मीनान हो गया है। मैं तुम्हें फिलहाल 1 महीने की रुख्सत दे रहा हूँ, लेकिन तुमने वायरलेस फोन पर मुझसे मुसलसल राब्ता रखना है। अब बोलो, किंग डॉग कितनी रकम में पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा? कर्नल कॉटरो ने कहा,